अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ें होती हैं। आज हमने देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं उनको हम किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो हम बेसिक वर्ड यूज करते हैं वो आपको पता है कि कौन सा वर्ड है, सैकराइड्स। सैकराइड्स बेसिक वर्ड है जो हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये जो वर्ड है ये असल में ग्रीक वर्ड है सैकरोन, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, ये जो सैकराइड है ये ओरिजिनेट होता है, ग्रीक वर्ड है सैकरोन। ठीक है, यहाँ से ये सैकराइड्स ओरिजिनेट होता है वर्ड, और इस वर्ड का मतलब होता है ये क्या है, स्वीट। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम बेसिक जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट होते हैं। ठीक है, अब इसकी बेस पे हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 सैकराइड्स की बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप है उसको हम कहते हैं डाइसैकराइड्स, और जो थर्ड ग्रुप है उसको आप कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। वर्ड ये जो आप लिख रहे हैं हमें पता है, इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि मोनो का मतलब होता है कि अगर मोनोसैकराइड है तो उसका मतलब ये जो ग्रुप है उसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे जिनके अंदर सिंपल एक शुगर होगी। ठीक है, एक शुगर यूनिट होगा। अगर डाइसैकराइड है तो उसका मतलब 2 शुगर यूनिट कंबाइन होंगे और हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएगा उसको हम डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड कहते हैं। ठीक है, और जो थर्ड है जो पॉलीसैकराइड है, इसका मतलब है कि ये ऐसा ग्रुप होगा जिसके अंदर 2 से ज्यादा ग्रुप जब मिलते हैं, शुगर यूनिट्स मिलते हैं, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको आप क्या नाम देते हैं, पॉलीसैकराइड्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि हमारे पास मोनोसैकराइड्स क्या चीजें हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 ये तीनों जो क्लासेस हैं हम इनको स्टडी करेंगे। मोनोसैकराइड्स क्या है, डाइसैकराइड्स क्या है और पॉलीसैकराइड्स क्या है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि मोनोसैकराइड्स क्या चीजें हैं। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स का एक ग्रुप है। ये हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल शुगर होती है। ठीक है, सिंपल शुगर्स हैं। इनके अगर हम कैरेक्टर्स लिख लें कि इसमें मोनोसैकराइड्स के कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि मोनोसैकराइड जो है ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर का क्या मतलब है कि हमें पहले पता है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सैकराइड में इसके अंदर एक शुगर यूनिट होगा। ठीक है, ये फर्दर स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल शुगर्स का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली चीज है वो ये है कि मोनोसैकराइड का एक और पॉइंट ये है कि ये स्वीट इन टेस्ट होती है, कि अगर आप इनको चखना चाहें तो आप अगर आप कोई सैकराइड चखते हैं, आप कोई शुगर चखते हैं, वो आपको स्वीट इन टेस्ट लगता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, मोनोसैकराइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज है कि थर्ड पॉइंट ये है कि आप अगर इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करवाना चाहें तो ये क्या होते हैं, ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी वाटर के अंदर हल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली चीज है ये है कि अगर आप इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो आप कह सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं और कीटोन्स हो सकते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ये क्या चीजें हैं कि अगर आप मोनोसैकराइड्स का स्ट्रक्चर देखें, इसमें आप अगर इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, आप फर्स्ट करें हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कह देते हैं। बच्चों आपको पता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। अगर इसका आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखें तो हम कहते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनके बाकी जितने भी कार्बन होंगे, अगर 6 कार्बन है ग्लूकोज के, अगर हम फर्ज करें किसी एक यूनिट की बात करते हैं जिसके अंदर 6 कार्बन हो,
5 कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, जो छठा कार्बन होगा, जो 6 नंबर पे कार्बन होगा, उसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा या फिर कीटोन ग्रुप लगा होगा। अब ये एल्डिहाइड्स और कीटोन क्या चीजें हैं बच्चों, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी कि एल्डिहाइड ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्या होता है, इसका अगर मैं आपको जनरल फार्मूला बता दूं तो इस तरह से एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है कि अगर ये आपके पास कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है, दूसरी साइड पे या अल्काइल ग्रुप अटैच होता है या फिर एराइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अब ये R क्या चीज है, ये R यहाँ पे आप CH3 भी लगा सकते हैं, इस तरह से इसका फार्मूला बनता है कि आप एक साइड पे कार्बन के हाइड्रोजन अटैच करते हैं, दूसरा ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और इसके साथ एराइल ग्रुप हो सकता है। इसको आप कहते हैं ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। जब 6 नंबर कार्बन पे आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो इसका मतलब जो आपके पास शुगर है वो कौन सी शुगर होगी, वो एल्डिहाइड फॉर्म में शुगर होगी, ठीक है। अब अगर इसी बात को आप लेके चलें, जो छठा कार्बन हो उसके ऊपर अगर एल्डिहाइड की जगह कीटो ग्रुप लगा हो तो वो कौन सी फॉर्म होगी शुगर की, वो कीटो फॉर्म होगी। अब जो कीटो फॉर्म होती है वो किस तरह से है कि एल्डिहाइड में यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन जो कीटो ग्रुप है वहां पे दूसरी साइड पे भी अल्काइल या अराइल ग्रुप ही अटैच होता है, ठीक है। ये इसमें दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, मैं आपको एक ट्रायोज ड्रा करके दिखाती हूँ। इसमें आप देखें, इस ट्रायोज से आपको समझ आ जाएगी कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है और इसमें कीटो ग्रुप कौन सा है। इसमें आप देखें ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये आप देखिए इस पे ये जो ग्रुप है आपके पास ये वाला, इसको आप कंसीडर करते हैं ये आपके पास है एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट ये जो ग्रुप है इसको आप नाम देते हैं, ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, कीटो ग्रुप। आप यहाँ पे इस बात पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने पहले बात की कि छठे कार्बन पे कोई आपके पास एल्डिहाइड लगा हो या आपके पास कीटो ग्रुप लगा हो, आपके पास कोई ट्राइओज भी हो सकता है, कोई पेंटोज भी हो सकता है। किसी एक कार्बन के साथ जब एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप लगा हो तो उस वक्त आप कहते हैं कि ये जो शुगर है ये एल्डिहाइड फॉर्म में है या फिर कीटो फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज ये है कि मोनोसैकेराइड्स को आप डिवाइड करते हैं कि मोनोसैकेराइड स्टार्च होते हैं ऐसे कि आप इनको नाम दे देते हैं, ये ट्रायोजिस होते हैं, पेंटोजिस होते हैं। इसका क्या मतलब कि अगर एक कार्बन एक पेंटोज है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। हम 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि ट्राइओज स्ट्रक्चर ड्रा करें कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका मतलब ऐसा ट्राइओज है, ट्राइओज का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है कि आप पेंटोज स्ट्रक्चर ड्रा करें कार्बोहाइड्रेट का, इसका मतलब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, ठीक है। अगर पेंटोज स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि कितने कार्बन हो स्ट्रक्चर के अंदर, 5 कार्बन यूनिट हो, ठीक है। इसी तरह आप करते करते हेप्टोज भी है, हेप्टोज है मतलब 6 कार्बन यूनिट या 7 कार्बन यूनिट। अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जनरल फार्मूला क्या है, तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे n क्या है, n कुछ भी हो सकता है। जो आप ये कह रहे हैं कि 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन को कंसीडर करता है कि यहाँ पे n वेरी कर सकता है कि 3 से लेके 7 तक या 1000 तक या जहाँ तक भी आप लेके जाना चाहें आप इस नंबर को लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने कहा कि हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप में मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया और कीटो ग्रुप में दिखाया। अब बताइए ये ट्रायोजिस होते हैं बच्चों, ये ट्रायोजिस किस फॉर्म में है। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी कि आपको ये ट्रायोजिस कहाँ पे नजर आएंगे, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। 9th क्लास में ये आपने पढ़ा था कि इसमें ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको इसमें याद होगा कि एक स्केच हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें
ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें आपके पास एक यूनिट बनता है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन आता है। आपके पास दो कंपाउंड बनते हैं, एक एल्डिहाइड होता है उसमें, ठीक है, और दूसरा आपके पास कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फॉर्म में है और कीटो फॉर्म में है। ये आपको वहाँ पे उस स्केच के अंदर नजर आते हैं, ये आपने वहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट है आपके पास अगर आप देखें कि आपके पास बेशुमार शुगर आ जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि इसमें राइबोज शुगर है, ठीक है। इसके पास आपके पास आ जाती है ग्लूकोज। राइबोज हमेशा हम कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कितनी कार्बन होंगी, 5 कार्बन शुगर है, और इसमें आप कहते हैं कि ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। तो इसमें 6 कार्बन क्यों कहते हैं कि हमें पता है कि इसका फार्मूला ही है C6H12O6। ये C6 का क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने कार्बन के यूनिट्स हैं, इसके अंदर 6 कार्बन अटैच है, ठीक है। अब अगली बात ये है कि यहाँ पे देखें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मोनोसैकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम कहते हैं कि इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके 2 तरह के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसमें इस तरह के एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, कीटो ग्रुप अटैच होता है, उसको एल्डिहाइड में लिखते हैं। इस तरह से हमें पता चल गया, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा, ग्लाइकोलाइसिस में देखा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है इसमें मोनोसैकेराइड की 2 फॉर्म बनी है, 2 तरह के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है। एक को आप कहते हैं रिंग शेप स्ट्रक्चर और दूसरे को आप कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, चेन फॉर्म। तो यहाँ पे बात गौर से सुननी है आपने कि एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट को आपने किस तरह लिखना है, चेन फॉर्म में, ठीक है। चेन का मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज है आपके पास रिंग शेप स्ट्रक्चर। बच्चों जैसे एक रिंग होता है उस तरह से आपने इसमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है, आपको समझ आ जाएगी कि रिंग शेप स्ट्रक्चर कौन सा होता है और चेन शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा देती हूँ कि अगर हम फर्ज करें, हम एग्जांपल ले रहे हैं राइबोज की और इसमें इसके साथ हमने ली ग्लूकोज, ठीक है। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आप कौन सा स्ट्रक्चर अभी देखने लगे हैं, चेन शेप स्ट्रक्चर। चेन शेप स्ट्रक्चर देखें राइबोज का और उसके साथ आप देखें ग्लूकोज का, ठीक है। ये चेन शेप स्ट्रक्चर्स हैं राइबोज के और इसके साथ ग्लूकोज के। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ, ये आप देखते जाएं इस तरह से। आपके पास ठीक है बच्चों, राइबोज का क्या मतलब है आपको पहले पता चल गया। राइबोज का मतलब है 5 कार्बन शुगर। यहाँ पे काउंटिंग करें 1 2 3 4 5। ये आपके पास 5 कार्बन है, इसका मतलब ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, राइबोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस तरह चेन की फॉर्म में है, ये इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इस फॉर्म में जब आप इसको लिखते हैं, इसको आप कहते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये चेन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक चेन की फॉर्म में, एक सीक्वेंस की फॉर्म में, इसको आप क्या नाम दे देते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, चेन शेप स्ट्रक्चर है। इसी तरह जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप कहते हैं ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखें कि अगली चीज आपने देखनी है, मैंने आपको बताया चेन शेप स्ट्रक्चर होता है और दूसरा होता है आपके पास रिंग शेप स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का और राइबोज का रिंग शेप स्ट्रक्चर कब आता है कि जब आप ग्लूकोज या किसी भी मोनोसैकेराइड को जब आप वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो ग्लूकोज राइबोज ये अपना स्ट्रक्चर किस पर कन्वर्ट कर देते हैं, रिंग शेप, ठीक है। जब आप देखें कि आप राइबोज को आप सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो उस वक्त राइबोज क्या बन जाता है, राइबोफ्यूरानोज, ठीक है। अब राइबोफ्यूरानोज है, इसका क्या मतलब है, राइबोज का मतलब 5
ठीक है, आपने पहले कहा कि इसके अंदर 5 कार्बन है। अब फ्यूरानोज का क्या मतलब है कि यहाँ पे राइबोफ्यूरानोज का मतलब ये है कि आपने ऐसा रिंग दिखाना है जिसके अंदर कितने कार्बन हो, 5 कार्बन, ठीक है। इसी तरह जब आप ग्लूकोज को सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ग्लूकोज की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोपाइरानोज। इसका क्या मतलब है कि आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करना है जिसके अंदर 6 कार्बन हो, लेकिन उसके साथ 6 कार्बन अटैच हुए हों। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि राइबोफ्यूरानोज और ग्लूकोपाइरानोज का क्या डिफरेंस है ग्लूकोज के साथ और राइबोज के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने गौर से स्ट्रक्चर देखना है, आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से देखिए आप, ये आपके पास मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ राइबोफ्यूरानोज का, ठीक है। फिर आपके पास स्ट्रक्चर है इसका राइबोफ्यूरानोज का, आप गौर से देखते हैं आपने स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। स्ट्रक्चर बन जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। ये स्ट्रक्चर है आपके पास राइबोफ्यूरानोज का, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे पोजीशन आपने हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की आपने देखी है कि हमने कैसे इसमें पोजीशन अटैच किए हैं। बच्चे ये स्ट्रक्चर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे कोटिंग कर देती हूँ। इसमें देखें ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये है राइबोफ्यूरानोज। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ग्लूकोपाइरानोज। मुझे पता है कि ये देखें राइबोफ्यूरानोज है, इसका मतलब है जो आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा किया जिसके अंदर कार्बन के कितने नंबर होने चाहिए, 5। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो ये 5 ये स्ट्रक्चर है। इस फॉर्म में जब राइबोज का स्ट्रक्चर आता है उसको कहते हैं राइबोफ्यूरानोज, ठीक है। इसी तरह आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए इस फॉर्म में, यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें। इसके अंदर 6 कार्बन है, देखिए इस फॉर्म में जब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है जिसको कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। बच्चों यहाँ पे आप अपने समझने के लिए ये देख लें हाइड्रोजन और इसमें कैसे पोजीशन अटैच हैं। यहाँ पे देखें ये दोनों कार्बन 1 और 4 आप कंसीडर करते हैं तो दोनों में हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर अटैच है, हाइड्रोक्सिल नीचे वाली साइड पे है, ठीक है। ये यहाँ पे समझ आ गई 1 और 4 की। अब 2 और 3 को कंसीडर करें तो इसमें एक में हाइड्रोजन का ग्रुप ऊपर आएगा, दूसरे में नीचे आएगा। मतलब आपने एक में हाइड्रोजन ऊपर करना है, दूसरे में आपने नीचे करना है। ये देखिए यहाँ पे नंबर 2 पे हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल नीचे है। 3rd पे आपने हाइड्रोक्सिल ऊपर करना है, हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे करना है। यहाँ पे समझ आ गई आपको। नेक्स्ट इसमें देखें, यहाँ पे देखें
हाइड्रोजन 1 और 4 पे हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह यहाँ पे 5th नंबर का कार्बन अटैच है और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 2 और 3 पे देखें सेम पोजीशन है, जैसे हाइड्रोक्सल नीचे लगा हुआ है 2 पे, वैसे ही 3 पे लगा हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो दोनों ऊपर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके पास राइबोफ्यूरानोज और ग्लूकोपाइनोज के स्ट्रक्चर्स हैं। किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। जो पहले आपने पढ़े वो चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर था, वो सिंपल स्ट्रक्चर था। अभी जो आपने पढ़े हैं ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ये रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अब लास्ट चीज ये है कि आप देखें कि आपके पास अगर मोनोसैकेराइड्स हैं तो उनका आपको क्या फायदा है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स हूँ अगर आपके पास, इस स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, अब यही ग्लूकोज हम देखें कि हमारे पास फ्रूट्स में, अगर प्लांट के एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास ये ग्लूकोज स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? हमारे पास ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसमें क्या चीज आ जाती है कि बेशुमार जब ग्लूकोज यूनाइट होते हैं या कंबाइन होते हैं प्लांट्स के अंदर, हमें पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। बच्चों आपको इक्वेशन याद होगी जो आपने पढ़ी हुई है इक्वेशन, कि आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, आपके पास ग्लूकोज के यूनिट्स बनते हैं। अब क्या होता है कि ये जो आपके पास ग्लूकोज का यूनिट है, एक यूनिट है, इसी तरह ये बेशुमार यूनिट्स इकट्ठे होते हैं। जब ये यूनिट्स ग्लूकोज के इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, तो प्लांट्स में आप इसको कहते हैं ये ग्लूकोज की स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब ये बेशुमार यूनिट्स इकट्ठे होते हैं तो आप इसको नाम देते हैं ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो गया? स्टार्च की फॉर्म में। जब यही ग्लूकोज एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है तो आप इसको नाम देते हैं, ये कौन सा है? ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लाइकोजन में। तो आप कह सकते हैं कि जो स्टोर्ड फॉर्म एनिमल में ग्लूकोज की है वो ग्लाइकोजन है, प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म कौन सी है? स्टार्च है। ठीक है, हम अब एनर्जी, ये ग्लूकोज स्टोर करने का क्या फायदा है हमें? हमारे पास क्या आता है ग्लूकोज की वजह से? हमें पता है हमारे पास एनर्जी आती है। बच्चों एनर्जी कैसे आती है आपको पता है, आपने एटीपी का स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ा था और इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में आपने पढ़ा था कि जब एक हमें एनर्जी कैसे मिलती है, एनरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपने पढ़ी थी। हम ग्लाइकोलाइसिस क्यों करवाते हैं कि हमें एटीपी मिलती है। एटीपी हमें कैसे मिलती है? जब ये ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। बच्चों ये मॉलिक्यूल कैसे टूटता है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटता है तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ग्लूकोज को स्टोर करने का जो बेसिक मकसद है वो क्या है कि हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं किस लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये था आपका आज का टॉपिक कि आपने मोनोसैकेराइड्स पढ़े। नेक्स्ट हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।